हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही है या नहीं? अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने कवर करा था SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। और मुझे लगता है आपको वो क्लियर होगा। काफी डिटेल में पढ़ा था। हालांकि इसके क्वेश्चंस अभी नहीं किए थे। क्वेश्चंस जो होंगे वो SN1 और एस एन टू का जब लेक्चर हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चंस का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन से रिलेटेड, और क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन, इन सब से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस की पूरी एक वीडियो आपको आपके लिए बना दूंगा। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, तो मैंने जो SN1 में बताया था, मैंने बताया था कि SN1 में जो हम वन यूज करते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे। इसमें SN2 में टू आ रहा है तो टू का मतलब है बाय मॉलिक्यूलर। बाय मॉलिक्यूलर यानी कि हम किसकी बात करेंगे? हम दो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, दैट विल इन्वॉल्व टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल इन्वॉल्व टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? जैसा हमने SN1 में पढ़ा था कि ये जो एक मॉलिक्यूल है ना, SN1 में क्या पढ़ा था, एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये एक जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, दैट इज एल्काइल हैलाइड। हमने ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल जिस पे डिपेंड कर रहा है पूरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, वो था एल्काइल हैलाइड RX। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दो मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें एक तो एल्काइल हैलाइड वो तो होगा ही होगा, प्लस न्यूक्लियोफाइल और होगा। प्लस न्यूक्लियोफाइल और होगा। और SN2 में हम जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। ठीक है। अब वो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, CH3OH। सी एच नहीं, CH3OH नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बोला था मैंने, CH3OH। एक हो सकता है आपका कोई भी साइनाइड आप ले सकते हो। एक साइनाइड आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना? CH3OH, मैं आपको बताऊं, उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH नेगेटिव। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH नेगेटिव। ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो। एक आई नेगेटिव भी यूज कर सकते हो। आप अमाइड भी यूज कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है। एक क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, SPH, OPH। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स हैं आपके पास। ठीक है। ओके, चलो अब इसकी हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में हम वही पुराना काम करेंगे। कौन सा? एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूं, एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने CH3X, प्लस एक हमने एक क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे KOH है। अच्छा, CH3OH जो है ना, जो मैंने पहले बोला था CH3OH, इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। आपको पता है कहाँ पे?
SN1 रिएक्शन, पता है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे हम जो न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे वो है KOH, या फिर NaOH भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कॉस्टिक पोटैश यूज कर रहे हैं, कॉस्टिक सोडा भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया, एसीटोन, ठीक है। मैंने एसीटोन यहाँ पे यूज कर लिया, ये एसीटोन है। ये बनेगा CH3OH प्लस KX, ठीक है। ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने CH3X लिया है, यानी कि मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, जो कि सबसे स्टेबल होगा SN2 के रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में ना कार्बोकेटाइन नहीं बनता, जैसे SN1 में हुआ करता था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम पढ़ते थे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, इसमें बनता है इंटरमीडिएट, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 में इंटरमीडिएट क्या था, SN1 में इंटरमीडिएट था हमारा कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट बॉस कार्बोकेटाइन, SN2 है ये। SN2 में हमारा इंटरमीडिएट क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट, जो कि हम देखेंगे स्टेप 1 में, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं। हम्म यहाँ पे मैंने एक मिथाइल हैलाइड यूज किया है। मिथाइल हैलाइड क्यों, मैंने आपको बताया सबसे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट यही देगा, ठीक है। SN2 की बात कर रहा हूं मैं। अब जो SN2 में जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, मैं बात कर रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, इट इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। SN1 का उल्टा है ये, ठीक है। SN1 का उल्टा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अच्छा, अब हम देखेंगे इसकी स्टेप 1, इसका स्टेप 1 हम लोग देखेंगे। तो देखो भाई, CH3, यहाँ पे मैंने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, और अच्छा, मैं इस वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ये वाली रिएक्शन है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, OH नेगेटिव जो है वो जाके अटैक कर रहा है इस पे। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है कार्बन पे। अब ऐसे तो अटैक कर नहीं देगा, ये OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो ये CH3OH बनने की, यानी कि मिथाइल अल्कोहल बनने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अच्छा, कोशिश कर रहा है तो मतलब कि एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, ट्रांजिशन होना, ट्रांजिशन यानी कि बदलाव हो रहा है इसमें धीरे धीरे, ठीक है। बन नहीं जाएगा एकदम से, SN1 के कंपैरिजन में स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये एकदम से बन नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। इसमें पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद जाके कहीं हमें मिथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं क्या हो रहा है। OH नेगेटिव जो है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये अटैक करेगा पीछे की साइड से। इट विल अटैक फ्रॉम रियर साइड। अब उसका भी एक रीजन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में, इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म,
द न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द रियर साइड, फ्रॉम द रियर साइड, रियर साइड यानी कि बैक साइड, यानी कि बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है। अच्छा, अब रियर साइड से अटैक करेगा, और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो एक्स है, ये जो हमारा हेलोजन है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। जब ये हटेगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। अब ओ एच नेगेटिव यहां जाके तो अटैक कर नहीं सकता। आप खुद से सोचो भाई, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में नहीं मिल सकते ना। ऑब्वियसली लाइक चार्जेस रिपेल। तो इसलिए जो ओ एच नेगेटिव है, ये यहां से अटैक नहीं करेगा। ये कहां से अटैक करेगा, ये अटैक करेगा पीछे से, पीछे की साइड से। ओ एच नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम रियर साइड। ठीक है। अच्छा, तो अब जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। ओ एच नेगेटिव, मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है, अब इसमें है ना, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पे भी एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। ओ एच पे भी एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है बात। तो मैंने ऐसे क्यों बोला कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ओ एच पे और एक्स पे, हेलोजन और हाइड्रोक्साइड पे। ऐसा क्यों है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज कह लो या डिमिनिश्ड नेगेटिव चार्ज कह लो, एक ही बात है। पार्शियल या फिर डिमिनिश्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, वो इसलिए कहा क्योंकि ओ एच नेगेटिव जो है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना शुरू किया है। ठीक है। ओ एच नेगेटिव जो है, इसने अभी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना शुरू किया है। इट हैज जस्ट बिगन टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ, विथ कार्बन। बात करते हैं हेलोजन की। इसने क्या किया, इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसने जो है कार्बन में से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। इट हैज टेकन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन। ठीक है, तो ये रीजन है। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी कि ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, बदलाव हो रहा है। अब बदलाव क्या हो रहा है भाई, ये एक्स हट जाएगा और ओ एच आ जाएगा। और ओ एच कहाँ से आ रहा है, बैक साइड से। मैं रीजन आपको बता ही चुका हूँ, बैक साइड से क्यों आया। ठीक है। अब क्या होगा, अब एक प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। ठीक है। ये प्रोडक्ट बना हमारे पास, दिस इज द प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट है। गंदा बन गया बहुत। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया।
तो आप देख सकते हो कि भाई हैलोजन तो इधर था। SN1 में हमने ये देखा है कि हैलोजन को रिप्लेस करके OH आना था, है ना। ये हमने SN1 में देखा था कि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाती थी और दो प्रोडक्ट बनते थे, रेसमाइजेशन होता था। एक प्रोडक्ट बनता था रिटेंशन और दूसरा बनता था इन्वर्जन। ठीक है। एक रिटेंशन बनता था, एक इन्वर्जन बनता था। SN2 में हमेशा इन्वर्जन बनेगा, तो ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है। ठीक है। और SN2 में रेसमाइजेशन नहीं होती। एक और पॉइंट लिख लेता हूँ। SN2 इन्वॉल्व्स नो रेसमाइजेशन। ठीक है। क्लियर। अब मुझे ये सब क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा अनटाइडी लग रहा है ये। ठीक है भाई। तो मैंने बोला SN2 इन्वॉल्व्स नो रेसिमाइजेशन, यानी कि इसमें दो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो भी कौन सा? इन्वर्टेड। ठीक है। यानी कि अगर R कॉन्फ़िगरेशन है तो वो S बनेगा। ठीक है। या S कॉन्फ़िगरेशन है तो वो R बनेगा। सिंपल है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका। एक एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो C OH नेगेटिव, ये है Br। OH नेगेटिव ने अटैक मारा है यहाँ पे, एक सेकंड, अच्छा नहीं लग रहा लिखो। OH नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक मारा है, तो अभी क्या बनेगा मेरे पास? ये ऐसा कुछ बनेगा। मैंने आपके सामने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है। मिथाइल ब्रोमाइड, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। ये कुछ ऐसा बनेगा। और Br नेगेटिव जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है। Br नेगेटिव बाहर निकल गया और आप देख सकते हो Br पहले यहाँ लगा था और OH अब यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। Br यहाँ है और OH यहाँ है। ठीक है भाई। मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दूं। डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है इन्वर्जन की: अ रिएक्शन दैट यील्ड्स अ प्रोडक्ट whose configuration is opposite to that of the is said to proceed with inversion of configuration। तो आपको अब ये सवाल पूछना चाहिए कि भैया कि क्या SN2 रिएक्शन जो है, इस तरह की जो रिएक्शन है, क्या हमेशा इन्वर्जन होगा? तो आंसर है हाँ, हमेशा होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बैक साइड से अटैक होता है।
कहाँ से अटैक होता है? बैक साइड से। अब बैक साइड से अटैक होगा, फ्रंट से तो होगा नहीं। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो कैसा बनता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। ठीक है। चलिए, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की तो बात हो गई है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की। भाई कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म? तो ऑर्डर जो ये फॉलो करती है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने आपको शुरू में बताया था, बायमोलिकुलर है। बायमोलिकुलर मतलब दो स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके रेडिटरमाइनिंग स्टेप में। ठीक है। तो दो स्टेप, आई मीन सॉरी, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके रेडिटरमाइनिंग स्टेप में, तो फिर क्या आएगा इसमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रही है? एक तो एल्काइल हैलाइड, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? दूसरा डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है। एक एल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे। तो आप देख लो भाई, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है RX और न्यूक्लियो, इसकी पावर वन और इसकी पावर वन। तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज टू। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है इसकी? टू। ठीक है। अब जैसे आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए, मान लो कि मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूँ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम फोर टाइम्स। ठीक है। विल बिकम फोर टाइम्स। क्लियर है बात? अच्छा। दूसरा आपको पता ही है। दूसरा ये कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन डज नॉट टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन डज नॉट, डजंट टेक प्लेस। ठीक है। क्यों? इसमें क्या बनता है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ठीक है। तीसरा ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ गया? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है कार्बन? आप देख सकते हो भाई, कार्बन जो है पांच बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन सिर्फ चार ही बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है। तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ तो भाई बन तो पांच रहे हैं। तभी तो मैंने कहा एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये बनना चाह रहा है, ये बनने की कोशिश कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये। ठीक है। तो OH नेगेटिव आ रहा है इसके अंदर, और X नेगेटिव धीरे धीरे जा रहा है। अब ये रिएक्शन इतनी भी धीरे नहीं है, ये थोड़ी सी फास्ट ही होती है। इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁶ ठीक है। ये इस रिएक्शन की स्पीड है। ओके। तो अब OH नेगेटिव कर क्या रहा है? OH नेगेटिव क्या कर रहा है, जो ऑर्बिटल्स खाली छोड़ के जाएगा एक्स, हेलोजन जो ऑर्बिटल खाली छोड़ के जाएगा कार्बन में,
वो OH क्या करेगा, वो OH ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है। X जो है, जो ऑर्बिटल खाली छोड़ के जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली छोड़ के जा रहा है, वो क्या होगा, OH ऑक्यूपाई कर लेगा। मैं आपको बताया था ये। न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इट्स लोन पेयर इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब ये एंटी बॉन्डिंग आपने कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था क्लास 11th। क्लास 11th में वो भी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, हमारे पास क्या क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन डज नॉट टेक प्लेस, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इट्स लोन पेयर। अब बात आ जाती है हमारी सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट इसमें क्या यूज करेंगे हम? सॉल्वेंट यूज करेंगे इसमें पोलर ए प्रोटिक। SN1 में हम यूज करते थे पोलर प्रोटिक, इसमें यूज करेंगे पोलर ए प्रोटिक। ठीक है। अब पोलर ए प्रोटिक का क्या मतलब है? ए प्रोटिक का मतलब है कि अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम यूज कर रहे हैं इसमें। प्लस पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। आप एक चीज याद रखना, ये हमेशा SN2 रिएक्शन ही देगी। कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्लस SN, ये प्लस ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट विल गिव SN2 रिएक्शन। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें है ना, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कि कौन से हम सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, कौन से पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं कुछ ये। जैसे कि CH3Cl हो गया, CH3Cl। ठीक है। एसीटो नाइट्राइल कहते हैं। एक हो गया आपका डाइमिथाइल फॉर्माइड। डाइमिथाइल फॉर्माइड, DMF कह लो। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, CH3 वोल्ट वाइज CO, CH3 वोल्ट वाइज फॉर्माइड है, तो क्या आएगा, NOCH। एक आता है आपका DMSO which is dimethyl sulfoxide। dimethyl sulfoxide, this is CH3 whole twice SO। ठीक है। और एक आता है आपका HMPA। HMPA which is hexamethyl फॉस्फोरामाइड। फॉस्फोरामाइड। ठीक है। ये होता है CH3 होल ट्वाइस N3PO। ये होता है सब, जैसा होता है हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, CH3 होल ट्वाइस एन होल थ्राइस PO। एक और सॉल्वेंट होता है, मैं एक सॉल्वेंट का एग्जांपल मैं अगले अगले उस पेज पे बताया था। ठीक है ना। अब ये जो HMPA है ना,
HMPA हम ज्यादातर किसके साथ यूज करते हैं पता है? हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड विद वन ब्रोमोब्यूटेन। वन ब्रोमोब्यूटेन, इसके साथ हम यूज करते हैं और ये बेस्ट रिएक्शन देगा इसके साथ। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आप देखो, अजाइड आयन है इस पे। कौन सा आयन है? अजाइड आयन। ठीक है, फॉर द रिएक्शन ऑफ, फॉर द रिएक्शन ऑफ अजाइड आयन, अजाइड आयन। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ इसकी। जैसे मान लो मेरे पास वन ब्रोमोब्यूटेन है, CH3 CH2 Br प्लस N3 नेगेटिव, ये है अजाइड आयन। ठीक है, ये बन रहा है मेरे पास CH3 CH2 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 N3 प्लस, मेरे पास ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, ब्रोमाइड आयन। ये ब्रोमाइड आयन हो गया। ठीक है, बना क्या मेरे पास? वन अजाइडो ब्यूटेन, वन अजाइडो ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये सारे अगर आपको सॉल्वेंट्स दिख जाए तो आप समझ जाना कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितने फैक्टर्स हो गए मेरे? 4 फैक्टर्स हो गए। अब मैं बात करूंगा 5वें फैक्टर की, विच इज कि ये जो SN2 मैकेनिज्म है किससे फेवर होगी? लो टेम्परेचर से या हाई टेम्परेचर से? SN1 क्या था? SN1 लो टेम्परेचर से फेवर हो रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। ये भी एक्सोथर्मिक होगा। दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन feasible at low temperatures। ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो उसकी किस किस टेम्परेचर पे होगी? लो टेम्परेचर पे। ये बात याद रखनी है। ओके। अच्छा, अब आपको मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पे वापस जा रहा हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि ये जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, ये जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, क्या कहानी है इसकी? दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय, दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय एक साइंटिस्ट है, पॉल वॉल्डन। पॉल वॉल्डन, पॉल वॉल्डन। तो इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी बोल देते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। उन्होंने बेसिकली अम्ब्रेला इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट दिया था, अम्ब्रेला इन्वर्जन का। अब अम्ब्रेला इन्वर्जन होता क्या है? सीधी सी बात है यार। मैं एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैंने एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लिया। अम्ब्रेला कैसा दिखता है? अम्ब्रेला कुछ ऐसा दिखता है। आपने देखा है अम्ब्रेला, है कि नहीं? इसकी कैनपी होती है, ये इसकी शाफ्ट होती है। कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मैंने ले लिया, जैसे मान लो ये एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। क्या बनेगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा। किसी किताब में आपको ऐसे दिखेगा ये, किताबों में इस तरह बना रहता है। ठीक है, दिस इज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये एक सबस्ट्रेट है। बन क्या रहा है? बन रहा है हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। इसका इन्वर्जन हो गया, इसका इन्वर्जन हो गया भाई, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, और व्हाट इज दिस? दिस इज अ लीविंग न्यूक्लियोफाइल। लीविंग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ये सब। ठीक है, अरे यार न्यूक्लियोफाइल लिखना था, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ओके।
स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमारा खत्म हो चुका है इसके साथ साथ, और ये सारे फैक्टर्स भी मैंने आपको बता। अब अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब मैंने आपको बोल दिया एल्काइल हैलाइड, जैसे हमने SN1 में पढ़ा था ना कि एल्काइल हैलाइड के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी यही है कि नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। अच्छा, और एल्काइल हैलाइड की मैंने स्टेबिलिटी, जो ऑर्डर मैंने लिखा था वो क्या लिखा था, वो मैंने लिखा था 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, इस तरह लिखा था मैंने, ठीक है। अब मैं इसको और फर्दर एक्सपेंड कर देता हूँ, क्या आएगा, मिथाइल ग्रेटर देन इथाइल आइसोप्रोपाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल, एलाइल बेंजाइल हेलाइड्स, एक मिनट, इनको चुप कराना पड़ता है, बेंजाइल हेलाइड्स। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हो गया। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, बेसिकली बात ऐसी है, आप देख सकते हो मिथाइल, इथाइल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, फिर चार हो गए, फिर ठीक है ना, फिर बेंजीन आ गया। तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड कर रहा है हमारा स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी कि स्टेबिलिटी जितनी बढ़ेगी, आई मीन स्टेरिक हिंड्रेंस जितना बढ़ेगा, स्टेबिलिटी उतनी घट जाएगी। आप देख सकते हो मिथाइल में एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, इसमें चार हो जाएंगे। अच्छा, तो एक कार्बन वाले में ज्यादा स्टेबिलिटी है, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि क्राउडेड, तो क्राउडेड जहां पे क्राउड कम होगा वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इस वजह से मिथाइल ज्यादा स्टेबल है इथाइल से, आइसोप्रोपाइल से, और 3 डिग्री ब्यूटाइल, इन सबसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे बेंजाइल एलाइल जो भी कार्बोकेटाइन होते हैं, जो कार्बोकेटाइन बनते हैं, दे आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये मैं आपको शायद बता चुका हूँ कि बेंजाइल और एलाइल भी यूज कर सकते हैं। जब मैं आपको SN1 पढ़ा रहा था तो मैंने एक बार मैंने इसका मेंशन किया था, हालांकि मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा, इसके बाद वाला वीडियो क्वेश्चंस का ही हुआ, SN1 और SN2, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल, उतना ही बढ़िया SN2 रिएक्शन होगा हमारे पास। जैसे मान लो मैंने ले लिया कुछ ऐसा, सी ट्रांजिशन स्टेट है ना, तो मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, एक्स डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे कोई भी मेरे पास, मान लो न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, उस पे डेल्टा नेगेटिव डिमिनिश्ड नेगेटिव चार्ज है उस पे, और इस पे है डिमिनिश्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, अब डिपेंडेंसी क्या है इसमें, स्टेबिलिटी और ट्रांजिशन स्टेट में, वो ये है कि जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा ट्रांजिशन स्टेट, उतनी ज्यादा हमारी स्टेबल होगी, ठीक है।
जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही बढ़िया हमारी क्या होगी, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। अब देखो भाई, जो कार्बन है, दिस इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, उतनी ही बढ़िया हमारी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और सीधी सी बात है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ी। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा भाई, अब मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट के बारे में बता ही दिया है। हम सॉल्वेंट कौन से यूज करते हैं? हम सॉल्वेंट यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक। न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो ये रहे। हम ये सारे न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। तो बस, अब अगला आपका जो वीडियो होगा वो होगा क्वेश्चंस का। उसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा सिर्फ। ठीक है। वो जो वीडियो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि उससे आपके ज्यादातर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जितने भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, वो मैं उस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो, जिससे कि उन बच्चों का भी एग्जाम में कुछ भला हो जाए। ओके। ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।